लोग बात कर रहे थे फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 31B जोड़ी गई थी उस पर, और ये बताया गया था कि 31B आज भी ठीक वैसे ही जुड़ी हुई है जैसी वो उस समय जोड़ी गई। उसमें निर्वचन का परिवर्तन या अर्थान्वयन के माध्यम से परिवर्तन ये तो आया है। जो इंटरप्रिटेशन 31B का पहले हुआ उसमें अब परिवर्तन ये तो आया है केशवानंद भारती के बाद, लेकिन बेयर टेस्ट वो वैसे का वैसे ही, और बल्कि केशवानंद भारती न कहे वामन राव कहे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती कहना इसलिए ज्यादा ठीक है क्योंकि वामन राव में जो कुछ कहा वो ऑन द बेसिस ऑफ केशवानंद भारती कहा, इसलिए। और फिर उसके बाद वर्तमान आईआर कह लो, कल आपसे बात हुई थी कि 31B ये कह रहा था कि कोई अधिनियम कोई भी नियम whether that has a relation with agrarian reform or not, ठीक है, ये ठीक है कि 31B भी उसी समय जोड़ी जा रही है जिस समय 31A जोड़ी जा रही है, यानी प्रथम संशोधन 1951, और संपत्ति का अधिकार इसी में जोड़ी जा रही है। और 31A उस समय सिर्फ जमींदारी विनाश को संबंधित है, उस समय तो कृषि सुधार इसकी भी बात नहीं है, वो भी 1955 में आएगी, यानी जो फोर्थ अमेंडमेंट होगा। तो 31B इसके संबंध में एक स्वाभाविक धारणा ये उभरनी चाहिए कि संभवतः 31B का संबंध भी जमींदारी विनाश से संबंधित कानूनों से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम आप एक साथ दोनों को ला रहे हैं। और उस समय जो प्राइमरी पर्पस आप देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं वो क्या है कि हम जमींदारी विनाश करना चाहते हैं, इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंड कर रहे हैं और उसमें 31A जोड़ रहे हैं। ये आपने प्रदर्शित उद्देश्य देश के सामने रखा, लेकिन आपकी मंशा पर सवाल उठ जाता है कि उसी सेम टाइम आप 31B क्यों रख रहे हैं, 31B से क्या मतलब है, और अगर रख रहे हैं तो आप 31B में यही लिख देते हैं कि वे अधिनियम वे विनियम जो जमींदारी विनाश या कृषि सुधार से संबंधित होंगे, यदि वे 31B द्वारा निर्मित नवी अनुसूची में रखे जाएंगे तो उन्हें किसी भी फंडामेंटल राइट के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। आप यही कह देते, आपने ये तो नहीं कहा। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रदर्शन कुछ भी करें, जो वास्तविक उद्देश्य आपका दिखता है, और वो बाद में प्रूव भी हुआ, वो बाद में सिद्ध भी हुआ, वो यही दिखता है कि नागरिकों के मूल अधिकार आपकी इच्छा पर निर्भर करें, आप जब चाहें वो उन्हें मिले और जब चाहें उन्हें न मिले। अर्थात जिन कानूनों के संबंध में आप चाहें वो उन्हें मिले और जिन कानूनों के संबंध में आप चाहें उन्हें न मिले, क्योंकि आपने 31B की जो भाषा रखी है वो यही है और वो आज भी वही है कि कोई अधिनियम कोई भी नियम अगर नवी अनुसूची में प्रवेश पा जाएगा तो किसी भी फंडामेंटल राइट से असंगत होने के आधार पर चुनौती दिए जाने से सुरक्षित होगा। और इवन हद कर दी आपने ये भी उसमें लिखा कि यदि कोई अधिनियम पूर्व से, यानी 1950 में तो संविधान आया ही,
और 1951 में आप ये कर रहे हैं, यानी 1 साल के टाइम पीरियड में भी अगर किसी कानून को शून्य घोषित किया गया है, किसी न्यायालय के जजमेंट, डिग्री या ऑर्डर से, तो उसे भी अगर हमने 9th शेड्यूल में रख दिया तो वो पुनरुज्जीवित हो उठेगा। तो आदि हो गई। अब कुछ लोग इसका बचाव करेंगे कि तत्कालीन समय में भूमि सुधार के लिए ये बात कहनी जरूरी थी, क्योंकि भूमि सुधार से संबंधित बहुत सारे कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल 14, 19, 21 के आधार पर, 21 तो नहीं, 14, 19 के आधार पर हो गए थे। तो भाई 31B में यही लिख देते कि जहां तक पुनरुज्जीवन का सवाल है, केवल वे ही अधिनियम जो कृषि सुधार या भूमि या जमींदारी विनाश से संबंधित होंगे, अगर उन्हें 14, 19 के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया है या किसी भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया, तो वो पुनरुज्जीवित हो उठेगा। कुछ कैटेगराइजेशन तो करते, ये जनरल पावर, ये सामान्य शक्ति, ये सामान्य ताकत अपने हाथ में ले लेना, ये आपकी किस मानसिकता को दर्शित करती है। और आप आरोप, यानी आपके जो उत्तराधिकारी हैं वो आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि सब संविधान बदल रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं। आपने सारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश की, ये 31B से दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपने देखा था कि न्यायालय ने एक फेस सेविंग एक्सरसाइज की, हम उसे फेस सेविंग एक्सरसाइज ही कहेंगे, क्योंकि जो काम केशवानंद भारती में हुआ वो उसी समय भी तो हो सकता था, वो उस समय भी हो सकता था, लेकिन क्यों होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि 500 घरानों से जजेस जा रहे हैं और 1951 में जो बैठे होंगे, अंदाज लगाइए 1951 में तो लोगों के पास खाने को नहीं था, ठीक है ना। 1951 में तो लोगों के पास रोटी नहीं थी, तो वो कौन लोग होंगे सुप्रीम कोर्ट में? वो तो सब सत्ता में जो लोग थे उन्हीं के नियर एंड डियर रहे होंगे। तो जो काम केशवानंद भारती में 1973 में हुआ वो तब भी हो सकता था, और 1973 में भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, देखेंगे, उसे भी देखेंगे। जब उसको हम देखना शुरू करेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हुआ, तो इसमें तो कोई दो मत नहीं, ठीक है। तो कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज हुई और इस बात पर बात आई थी कल, ये कहा गया कि भाई ठीक है, आपने किसी अधिनियम या विनियम को उठाकर 9th शेड्यूल में रख दिया, तो उस डेट तक उसमें जितने संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, उसी संशोधित स्वरूप में वो 9th शेड्यूल में शामिल हुआ माना जाएगा। और अगर उसके बाद आप उस अधिनियम में कोई संशोधन करते हैं तो उस संशोधन को उसमें तभी शामिल हुआ माना जाएगा जबकि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट न हो, असंगत न हो। उसका कारण जो बताया था वो ये बताया था कि जब आपने संशोधन को इनेक्ट किया उस समय वो उसका पार्ट नहीं है, ठीक है ना। अभी तो आप संशोधन इनेक्ट ही कर रहे हो, और संशोधन इनेक्ट करके जैसे ही आपने उसे विधेयक बनाया वो कभी जन्मा ही नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 13(2) कह रहा था राज्य कोई ऐसी विधि बना ही नहीं सकता, ठीक है ना। 13(2) ये घोषणा कर रहा था, इसलिए वो संशोधन कभी एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनली ये माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 13(2) विधायी शक्ति छीन लेता है आपसे। वो कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। इसलिए आपने 31B द्वारा निर्मित नवी अनुसूची में किसी भी अधिनियम को जिस डेट पर शामिल किया उस डेट तक उसमें जितने संशोधन हो चुके हैं वो तो बात अलग हो गई, क्योंकि वे जिस समय पारित हुए उस समय वे ठीक थे और उठाकर आपने 9th शेड्यूल में शामिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो सब सुरक्षित हो गए।
लेकिन अगर उसके बाद आपने कोई संशोधन किया है तो उसे उस एक्ट में शामिल तभी माना जाएगा जब वो किसी भी फंडामेंटल राइट का विरोध न करता हो, क्योंकि अगर हम ऐसा न माने तो स्थिति क्या बनेगी कि अनुच्छेद 13 के मुताबिक वो संशोधन कभी जन्मा, ये माना नहीं जा सकता। जो माना नहीं जा सकता तो आप जोड़ेंगे क्या? क्योंकि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे माना जाएगा मानो कुछ है ही नहीं, जबकि तथ्य के तौर पर वो संशोधन लिखा पड़ा कागज आपके सामने हो सकता है, लेकिन दैट इज द, ठीक है, रद्दी पेपर, वो संशोधन को अंतर्निहित करने वाला विधायी प्रस्ताव ये नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, उसमें जोड़ेंगे तो आप तब जब नवी अनुसूची ने जो एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है उसे हटाएं, क्योंकि एक्ट तो नवी अनुसूची के भीतर है और संशोधन बाहर है। नवी अनुसूची की एक अदृश्य दीवार बीच में है, तो उस अदृश्य दीवार को जब आप हटाएंगे तभी तो होगा, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। ठीक है, एक दूसरी बात यह भी है, पहली बात तो यह कि संशोधन कभी जन्म ही नहीं 13 के कारण, ठीक है ना, क्योंकि 13 तो कहता राज्य को ऐसी विधि नहीं बनाएगा। और चलो एक बार को इस बात को इग्नोर भी कर दें, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसे किए बिना आप नवी अनुसूची में उसे जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि नवी अनुसूची के एक आदर्श दीवार बीच में खड़ी हुई है, उसे आपको हटाना ही पड़ेगा, और उसके लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लाएं, क्योंकि विधायी प्रस्ताव अगर आप लाए हैं तो वो आप 245, 46, 43, 48 द्वारा दी गई विधायी शक्ति के आधार पर आप लाते हैं और उसे पारित कराते हैं विधायी प्रस्ताव को। उसमें प्रक्रिया जो आप अपनाते हैं वो होती है 107, 108, 109 से लेकर के और वो 123 तक की है। और जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे तो वो आएगा अनुच्छेद 368 में, और उसकी प्रक्रिया भी अनुच्छेद 368 की होगी, और शुरुआत से वही प्रक्रिया होगी। तो आप लाए तो विधायी प्रस्ताव थे, तो अगर हम चलो मान भी लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि आपका संशोधन जन्मा, तो भी संशोधन को जन्म देने के लिए जो आपने शुरू किया था वो तो विधायी प्रक्रिया थी, वो संविधायी प्रक्रिया तो थी नहीं। तो उसके माध्यम से आप इस विधायी संशोधन को नवी अनुसूची में रखे गए एक्ट में जोड़ कैसे देंगे? ठीक है ना, उसके लिए अलग से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और अगर वो आप लाते हैं तो लाएंगे किसके लिए जब कुछ है ही नहीं भाई, 13 के कारण वो तो कभी जन्म ही नहीं, तो क्या जोड़ने के लिए आप लाएंगे? तो नक्शल में जो रीजनिंग उभरी, वो रीजनिंग ये उभरी कि संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, आपने जिस डेट पर जोड़ा, जिस डेट पर 9 शेड्यूल में रखे गए अधिनियम में, ठीक है, आपने अधिनियम को रखा था, उस डेट तक उसमें जितने संशोधन हो गए थे वो बात अलग है, लेकिन फर्दर भविष्य में उसमें कोई संशोधन तभी किया जा सकेगा जब वो फंडामेंटल राइट से संगत हो। ये एक फेस सेविंग एक्सरसाइज शुरू हुई थी, ये आपको बताया गया। अब उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का उदय होता है, ठीक है, राजनीति में, जिन्होंने 25th और 24th ये अमेंडमेंट किया। तो 25th अमेंडमेंट से उन्होंने क्या किया, 31C जोड़ा। अब जरा 31C की भी भाषा एक बार देख लें, तब आपको असल चरित्र समझ में आएगा। ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 13 में किसी बात के हो तो अनुच्छेद 13 के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वही आपके राह का कांटा है। ठीक है, कहते अनुच्छेद 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि
जो भाग 4 में अधिकथित सभी या किन्हीं तत्वों, आज की डेट में सभी असंवैधानिक हो गया है, लेकिन लिखा है क्योंकि हटाया तो संशोधन से ही जा सकता है, उस पर बात करेंगे। अभी तो हम केवल भाषा आपको पढ़ा रहे हैं, अभी तो केवल भाषा, ठीक है। कहते सभी या किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती है या न्यून करती है, और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है, कोई विधि जिसमें यह घोषणा है, और विधि बनाने का काम किसके पास होता है? लेजिस्लेचर के पास। लेजिस्लेचर बहुमत में कौन होता है? सरकार। सरकार की प्रमुख कौन है? इंदिरा गांधी। पूरे देश में डंका किसका बज रहा है? कांग्रेस का, ठीक है। तो कहता है और कोई विधि जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने वाली है, यानी यही तय करेंगे कि वो ऐसी नीति को प्रभावी करने वाली है या नहीं है, ये घोषणा कर देंगे उसमें, ठीक है। जिसमें यह घोषणा है कि वह ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है, मतलब ये सोल जज हो गए। यही कानून बनाएंगे, यही कानून में लिख देंगे कि ये इस नीति को प्रभावी करती है, और बस मान लिया जाएगा ये इस नीति को प्रभावी करती है। मतलब हम कह देंगे कि हम चोर नहीं हैं, तो बस हम चोर नहीं हैं। अब आपका हक नहीं है कि आप सबूत के आधार पर यह साबित कर दो कि हम चोर हैं। भाई आपने 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाग 4 में जो बातें कही गई हैं उनको प्रभावी करने के लिए अगर कोई कानून बनता है, भाग 4 कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए अगर सामान्य भाषा जो 31 में लिखा है उसे सामान्य भाषा में कहें तो बात यह निकलती है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उसे 14 और 19 से असंगत होने के आधार पर कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। 14 और 19 से असंगत होने के आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी। तो पहली बार अभिव्यक्त रूप से, अभी तक विविक्षित रूप से, लेकिन पहली बार अभिव्यक्त रूप से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट पर अधिमान दे दिया गया, प्रीवेल करने लगे पहली बार अभिव्यक्त रूप से। और आप क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल राइट प्रीवेल करते हैं। अभी तक तो विविक्षित था सारा मामला 31 से 31B में, अब अभिव्यक्त हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई कानून लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाएगा तो उसे 14-19 से असंगत होने के आधार पर किसी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर उस विधि में यह लिख दिया गया है कि यह अधिनियम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है, तो यह माना जाएगा, इसे निश्चायक साक्ष्य भी कह सकते हैं। यह इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अनुच्छेद 39B और C में जो वर्णित है उसको प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है। यानी इनफैक्ट भले ही न लाया गया हो, अरे भाई ये तो प्रावधानों के परीक्षण से पता लगेगा कि 39B और C के प्रावधानों को, ठीक है, लागू करने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए वो अधिनियम बना, या किसी अन्य उद्देश्य से तुम प्रदर्शित सिर्फ ऐसा कर रहे हो कि 39B और C की पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए इसे हम लाए हैं। सिर्फ प्रदर्शन अलग बात है और होना अलग बात है, तो इसका परीक्षण तो होना चाहिए, लेकिन आप परीक्षण ही रोक रहे हैं। आप कह रहे किसी न्यायालय में चुनौती ही नहीं मिलेगी अगर उस एक्ट में यह लिख दिया गया।
कि ये पॉलिसी को प्रभावी करने के लिए, तो चुनौती ही नहीं मिलेगी। जब चुनौती ही नहीं मिलेगी तो परीक्षण कैसे होगा? तो परीक्षण ही नहीं होगा। और एक्ट में ये लिख कौन पाएगा? तुम, क्योंकि सरकार तो तुम्हारी है। और कहने भर को विधायिका का कानून होता है, सरकार का ही कानून होता है, क्योंकि सरकार बहुमत में होती है। और ये 31वीं आज भी है। ठीक है, बस इसमें कुछ चीजें असंवैधानिक घोषित हो गई केशवानंद भारती के बाद। ठीक है ना, क्योंकि केशवानंद भारती में इस 25th अमेंडमेंट को, जिससे ये 31वीं जोड़ा गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट से 31A 31B, फोर्थ अमेंडमेंट से 31A 31B में संशोधन, 17वें संविधान संशोधन से 31A सबसेक्शन 2 में 2 और 3 और जोड़े गए, और 25वें संविधान संशोधन से 31C जोड़ी गई, जिसमें पहली बार नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों से अधिमान दे दिया गया, मूल अधिकारों के ऊपर आ गया। ठीक है, और 25वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती में चुनौती मिली। केशवानंद भारती किस दिन डिसाइड हुआ? 24 अप्रैल 1973। ये इतने प्रसिद्ध इनेक्टमेंट हैं कि इनके सन आपको याद रहने चाहिए, और इसमें याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। क्या दिक्कत है? 24 अप्रैल 1973 को डिसाइड हुआ। न भी रहे 24 अप्रैल ध्यान, तो 1973 तो रहता ही है। अब 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बन रही है, वो कह रही है कि यहां तक तो वैलिड है मामला, यहां तक तो वैलिड है कि 39B और 39C, इसमें जो वर्णित पॉलिसी है, यहां लिखा है ना, भाग 4 में अभिकथित सभी या किन्हीं तत्वों, ठीक है ना, पहले ये सभी या किन्हीं तत्वों को नहीं था। ठीक है ना, ये सभी या किन्हीं तत्वों में, ठीक है, सभी या किन्हीं तत्वों, ये कब लाए? ये 42nd अमेंडमेंट से लाए, जब देश में आपातकाल चल रहा था, हाहाकार मचा हुआ था उस समय। सभी या किन्हीं तत्वों ये लाए, और ये भी श्रीमती इंदिरा गांधी लाई है 1976 में। ठीक है ना, इससे पहले यह लिखा हुआ था कि 39B डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो अनुच्छेद 39B है और अनुच्छेद 39C है, क्या है, जब हम लोग पहुंचेंगे वहां देखेंगे। लेकिन अनुच्छेद 39B और 39C में वर्णित जो पॉलिसी है, उसको प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई अधिनियम लाया जाता है तो उसे किसी भी न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो 14 और 19 का विरोध करता है। और अगर उस अधिनियम में यह लिख दिया जाएगा कि वो 39B और 39C की पॉलिसी के प्रमोशन के लिए बनाया गया अधिनियम है, तो ये घोषणा जो एक्ट में मौजूद है, ये इस बात का निश्चित साक्ष्य होगा कि 39B और 39C के प्रमोशन के लिए ही ये एक्ट लाया गया है, और फिर कोई न्यायालय उसकी वैधता का परीक्षण, उसकी संवैधानिकता का परीक्षण नहीं करेगा। ये था। और केशवानंद भारती में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, वो लेटर पार्ट को माना। ये जो लिखा हुआ है, किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करता, केवल इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, शेष को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, शेष को संवैधानिक माना। ये कहा कि 39B और 39C जब पढ़ाएंगे, जब बात करेंगे उस पर, तब बात करेंगे। फिलहाल आप मोटा मोटा समझ लीजिए, 39B और 39C ये कहता है कि जो उत्पादन के मटेरियल रिसोर्सेज हैं, राज्य उनका संकेंद्रण किन्हीं कुछ हाथों में नहीं होने देगा। राज्य की नीति ऐसे बननी चाहिए कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी है, उनका सेंट्रलाइजेशन, उनका संकेंद्रण कुछ हाथों में न हो, और वो इस प्रकार से बांटे जाए कि सबको उनका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो ये लिखा है,
इसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाता है तो भले ही वो 14-19 का विरोध करे, लेकिन उसे ठीक माना जाएगा। ये बात जो लाई गई 1971 में, ठीक है ना, उसको केशवानंद भारती में भी ठीक माना, उसको केशवानंद भारती में भी ठीक माना। फिर 1976 में फिर अमेंड किया और 39B और C के स्थान पर यह शब्द ले आए, सभी या किन्हीं तत्वों, सभी या किन्हीं तत्वों। अब 39B और C हटा दिया, ठीक है ना, 39B और C नहीं रहा। इसका मतलब यह हो गया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी उनको प्रमोट करने के लिए, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में जो कुछ लिखा है उसको प्रमोट करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जाएगा तो उसे फिर 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिलेगी। 1976 में यह स्थिति लाने की कोशिश की गई, ठीक है ना, इसको चैलेंज किया गया। 1976 में जो वर्तमान स्थिति दिख रही, इसको चैलेंज किया गया किसमें? मिनर्वा मिल, इसको मिनर्वा मिल में चुनौती मिली थी, ठीक है। 31C को ही चुनौती मिली थी केशवानंद भारती में भी, 25th अमेंडमेंट को ही चुनौती मिली थी केशवानंद भारती में, और 31C को ही चुनौती मिली मिनर्वा मिल में। लेकिन मिनर्वा मिल में जो चुनौती थी वो 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से, जो 31C में ये सभी या किन्हीं तत्वों को जोड़ा गया था, इसको मिली थी। अब कुछ बेवकूफ टाइप के लोग, मूर्ख टाइप के, वो ये कहेंगे इसमें क्या बुराई है, फंडामेंटल राइट पे अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रीवेल कर रहा है, इसमें क्या बुराई है? तो सारी गलत बातें शुरुआत में अच्छी बातों के नाम पर ही की जाती हैं। सारी गलत बातें, जितनी दुनिया में गलत बातें हैं, सब शुरुआत में अच्छी बातों के नाम पर होती हैं। दुनिया के सारे आतंकवादी आंदोलन बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ शुरू हुए। शोषण और उत्पीड़न तो बाद में शुरू होता है, ठीक है ना। तो दुनिया की सारी अच्छी बातें, अभी आप कहोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में चूंकि लिखा है कि मद्य निषेध होगा, ठीक है ना, लोक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। कल तुम बताओगे कि साहब जो है अगर मीट ईटर हो गए तो बताओगे कि सोयाबीन खाने से तो ये वाला रोग हो जाता है, अब मीट ही खाओगे सब लोग। और अगर शाकाहारी हो गए तो कहोगे नहीं नहीं वो तो मांसाहारी थे, ठीक है। ये होता है, सब लोग खाना ही शाकाहार ही करेंगे, क्योंकि, और हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कानून बना सकते हैं क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा है कि लोक स्वास्थ्य इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 47 है, पहुंचेंगे वहां देखेंगे। तो ये बात नहीं चल सकती, लेकिन इसे लाने की कोशिश की गई श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तो शुरुआत 51 से हो रही है, सारा खानदान बस एक ही तरीके से चल रहा है, कैसे भी सारी ताकत हमारे हाथ में आ जाए, और बाकी संविधान दूसरे बदल रहे हैं। ये तो बड़े अच्छे हैं, संविधान तो दूसरे बदले दे रहे हैं। इन्होंने जो किया, और इनके मन में इसीलिए आता है क्योंकि ये कर चुके हैं। जिसके मन, जिसने किया ही नहीं उसके मन में क्यों आएगा, ये कर चुके हैं, ठीक है। अब देखें, हम लोग बात 31C की तो प्रासंगिक हो गई इसलिए हमने की, 31B की बात चल रही थी। तो जब 31C जोड़ दिया 25th अमेंडमेंट से, ठीक है, और 25th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज हो गई केशवानंद भारती में, और केशवानंद भारती में ये लेटर पार्ट उन्होंने असंवैधानिक मान लिया, ठीक है ना। कहा कि किसी न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी, वह ऐसी नीति को प्रभावी नहीं करती है। ये जो पार्ट था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया, ठीक है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानने का आधार जो केशवानंद भारती में बताया, 31C का जो सबसे लेटर पार्ट है, जो न्यायालय में चुनौती देने से रोकता है, न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति से वंचित करता है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति से वंचित करता है,
इन शब्दों को, इस भाग को केशवानंद भारती में असंवैधानिक माना, और जो असंवैधानिक मानने का आधार था वो क्या था? मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसे केशवानंद भारती में पहली बार विकसित किया सुप्रीम कोर्ट ने। और आप जानते हैं वो 11 चीजें उन्होंने मूल ढांचे का भाग बताई, और उसमें कहा कि ये भी जुडिशियल रिव्यू भी मूल ढांचे का भाग है, और चूंकि मूल ढांचे का भाग है इसलिए कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति छीनता हो। तो 31C पूरा का पूरा इनवैलिड है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। 39B और 39C इसमें वर्णित पॉलिसी, इसके प्रमोशन के लिए कोई कानून अगर बनता है तो उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यहां तक बात ठीक है। इसके बाद जो आपने ये लिख दिया कि अगर उस एक्ट में ये लिख दिया गया कि ये 39B और 39C के पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए, तो उस एक्ट का परीक्षण कि क्या वाकई वो 39B और 39C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए है, उस एक्ट का परीक्षण इस पॉइंट ऑफ व्यू से करने के प्रयोजन से किसी भी न्यायालय को कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपने लिख दिया ना, इस आधार पर चुनौती ही नहीं मिलेगी। जो चुनौती नहीं मिलेगी तो परीक्षण होगा कैसे? तो चूंकि आप इस प्रकार के डिक्लेरेशन के एक्ट में शामिल कर देने के माध्यम से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति छीन लेना चाहते हैं, इसलिए ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो आपने छीनी है ये गलत बात है। यहां तक बात ठीक है, अरे जुडिशियल रिव्यू होने दीजिए। अगर हम ये पाएंगे कि 39B और 39C की पॉलिसी को वाकई प्रमोट करने के लिए आपने ये अधिनियम बनाया, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। 14-19 के आधार पर जो उसे चुनौती मिली उसे ठीक नहीं मानेंगे। और अगर हमने ये पाया कि नहीं, ये तो तुम सिर्फ बहाना कर रहे हो, ठीक है, कि 39B और 39C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए हमने यह अधिनियम बनाया, वास्तव में तो तुम कुछ और हासिल करना चाहते हो जो 39B या 39C से समर्थित नहीं है, अर्थात वो 39B और 39C की पॉलिसी को प्रमोट करने में सहायक नहीं है, तो हम आपके एक्ट को शून्य कर देंगे। लेकिन अगर हम ये मान लें कि चुनौती ही नहीं मिलेगी तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इस लेटर पार्ट को केशवानंद भारती में शून्य माना था, शेष को वैलिड माना था, ठीक है ना। इसलिए जो इनवैलिड हो गया उसे इटैलिसाइज वर्ड्स में, ठीक है, यहां तिरछे तिरछे शब्दों में लिखते हैं और शेष को सीधे सीधे शब्दों में लिखते हैं, ठीक है। अब इससे ऑक्सीजन मिली है, इससे ऑक्सीजन, भाई आधा तो सही मान ही लिया, आधा क्या 3/4 सही मान लिया, खाली एक चीज हटी, इसी से ऑक्सीजन मिली। और 1976 आपातकाल में 42nd अमेंडमेंट आ गया और 39B और 39C हट गए, सभी यकीनी फंडामेंटल राइट ये शब्द आ गए, ठीक है, इसी से तो ऑक्सीजन मिली। फिर मिनर्वा मिल ये डिसाइड हुआ, ठीक है। अब मिनर्वा मिल कब डिसाइड हुआ? आपातकाल के बाद, 80 में है, ठीक, 80 में डिसाइड है। 78 में तो मेनका गांधी डिसाइड हो गई, ठीक है, 78 में तो मेनका गांधी डिसाइड हो गई। तब मिनर्वा मिल में ये कहा कि सभी यकीनी तत्वों, ये बात गलत है, ठीक है, वो 39B और 39C वाली बात ही ठीक है, ठीक है, सभी वाली बात गलत हो गई। इसीलिए सभी यकीनी तत्वों को देखें तो उन्होंने ब्रैकेट में कर रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में कर रखा है और उस पर 3 लिखा हुआ है, और 3 में नीचे देखेंगे फुटनोट में तो लिखा है संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की इस धारा से इस 39B और 39C के स्थान पर यह रखा गया
ठीक है, और अविधिमान ने बाद में घोषित कर दिया गया। ये सारी बात लिखी हुई है, ठीक है, फुटनोट में, ठीक है, क्योंकि वहां तो बदलाव करने का काम संसद ही कर सकती थी, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बाद भी वहां लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी स्थिति आपको बेर देखने मात्र से स्पष्ट है। अब सवाल ये है, 31C की तो बात चली रही, अब चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आने के बाद कोई अधिनियम अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है तो वो नवी अनुसूची में भले ही रख दिया जाए, उसे सुरक्षा कैसे मिलेगी भाई? 1973 में केशवानंद भारती में आपने ये डिसाइड कर दिया कि वॉट एवर विल बी अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी नल एंड वॉइड, वो अकृत और शून्य होगा। नल की हिंदी क्या होती? अकृत। यानी अकृत का अर्थ क्या है? अकृत का अर्थ ये नहीं है मिट गया, अकृत का अर्थ ये हुआ ही नहीं, ठीक है, हुआ ही नहीं। जिसे आप लोग सामान्य जिंदगी में अकर्ता और अकर्मण्य, इसको एक बात समझ लेते हैं, अकर्मण्य आलसी है और अकर्ता वो है जो सब कुछ करता है लेकिन कभी ये मानता नहीं कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम कर रहे हैं ये भाव उसमें कभी नहीं होता, उसे अकर्ता कहते हैं। अकर्ता और अकर्मण्य दोनों अलग अलग बातें हैं। अकर्मण्य कुछ नहीं करता और अकर्ता सब कुछ करता है, लेकिन ये मानता नहीं है कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अकर्ता एकदम अलग बात है। अकर्ता, जैसे आप कई बार, चूंकि मूर्ख हैं आप, तो विद्वत जनों का मजाक उड़ाने के लिए ये कहते हैं कि हम तो अकर्ता हो गए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। जरा अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्या कह रहे हो? अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मतलब यह है कि कर्ता तो अभी भी माने हो खुद को। पहले कर्ता इस रूप में मान रखा था कि हम कुछ करेंगे, अब कर्ता इस रूप में मान रखा है कि हम कुछ नहीं करेंगे। अकर्ता होने का मतलब तो सिर्फ इतना ही है कि आप अपने को इंस्ट्रूमेंट मान रहे हैं, उपकरण मान रहे हैं, और मान ये रहे हैं कि ईश्वर करता है, हम तो उपकरण हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल नहीं चलती, उसे आप चलाते हो। साइकिल थोड़ी चलती है, अपने आप थोड़ी चलती है। तुम कहते तो साइकिल चल रही, साइकिल कहां चल रही? तुम चला रहे हो। तो साइकिल इंस्ट्रूमेंट है। जब आप अपने आप को ईश्वर का इंस्ट्रूमेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये हम कर ही नहीं रहे, ईश्वर हमसे करवा रहा है, ये अकर्ता का भाव है। और जब ये भाव आप में होगा तो जो हुआ उसके होने से ना आपको दुख होगा और ना सुख होगा, दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि हमने किया ही नहीं। अरे पड़ोसी कुछ कर रहा तो तुम्हें थोड़े ना सुख और दुख होता है उससे। अगर तुम खुद के बारे में ये मान लो तो सुख और दुख दोनों खत्म, बात ही खत्म हो गई। आप ये मान लें कि जो ईश्वर कराएगा वो करेंगे, हम कुछ करते ही नहीं। तो अकर्ता अलग है, अकर्मण्य ये अलग बात। तो अकृत और शून्य, नल एंड वॉइड। अकृत का मतलब हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। अकृत का अर्थ यह हुआ, और शून्य, क्योंकि जो हुआ ही नहीं, अगर उसे पॉजिटिवली कहना पड़े तो कहेंगे कैसे? यही कहेंगे कि शून्य हुआ, और कोई तरीका ही नहीं। वही कि अवयस्क की संविदा शून्य होती है, अवयस्क संविदा होती ही नहीं, क्योंकि अवयस्क में संविदा की क्षमता ही नहीं।
भाई अभ्यास का संविदा सक्षम ही नहीं है, तो जब संविदा सक्षम नहीं तो करेगा कैसे संविदा? और फिर भी अगर उसने कर ली तो कानून के निगाह में माना क्या जाएगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसलिए मजबूरी में कह देते हैं कि अवैध की संविदा शून्य होती, अदरवाइज अवैध की संविदा, सही स्थिति तो यह है कि अवैध की संविदा होती नहीं। ऐसे ही यहां है कि जब 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती में आपने यह कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अगेंस्ट कुछ भी जाएगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, चाहे कार्यपालिकी कृत्य हो, चाहे विधायी कृत्य हो, नहीं विधायी कृत्य नहीं, अधिनियम या विनियम हो, कार्यपालिकी कृत्य जो सरकार का काम हो, कुछ भी हो, वो सब शून्य है। और आपने ये भी कहा केशवानंद भारती में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम केस टू केस बताएंगे, फिलहाल इतना बताए दे रहे हैं कि 11 ये चीजें ये तो है ही हैं। ये आपने केशवानंद भारती में नटशल में कहा है। तो अब देखना ये पड़ेगा कि 1973 के बाद 31B द्वारा सृजित नवी अनुसूची में जो अधिनियम रखे गए फंडामेंटल राइट से, उनकी असंगति, इसके आधार पर ठीक है क्या प्रभाव आएगा। अब इस बात को शुरू करने से पहले एक बात और समझ लें। केशवानंद भारती जब डिसाइड हुआ तब 11 चीजें, 11 चीजें हैं, 12 नहीं है, 11 चीजें तो मान ली उन्होंने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आगे भी हम बताएंगे कि कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं है। अब 2 बातें आ गई। केशवानंद भारती डिसाइड होने के बाद अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 2 बातें समझ लीजिए, ठीक है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, यानी संविधान का संशोधन, और एक होता है विधायन यानी सामान्य विधि का निर्माण। हमने आपको कहा कि सामान्य विधि के निर्माण की ताकत पार्लियामेंट को कहा है 246, 47, 48, ठीक है। उसकी प्रक्रिया कहां दी गई? 107, 108, 109, 110, 111, 112 वहां प्रक्रिया दी गई सामान्य विधायन की, जो सामान्य कानून बनता है उसके लिए। संविधान का संशोधन यह कहां होता है? अनुच्छेद 368, उसकी प्रक्रिया कहां? अनुच्छेद 368, ठीक है ना। तो संविधान का संशोधन अलग बात है और सामान्य विधायन अलग बात है। अब मजेदारी यह है कि जब अनुच्छेद 31B की बात चलेगी तो आपको दोनों ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कोई अधिनियम या विनियम बनाया तभी तो रखेंगे, नवी अनुसूची में रखेंगे क्या? रखेंगे तो अधिनियम और विनियम। तो अधिनियम और विनियम आप बनाएंगे विधायी शक्ति के प्रयोग से, यानी 246, 47, 48 उस ताकत का प्रयोग करेंगे, साथ में प्रक्रिया 107, 108, 109 की लेंगे, ठीक है ना। और जब अधिनियम बन जाएगा तब उसे नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। नवी अनुसूची में शामिल करने के लिए आपको नवी अनुसूची की अदृश्य दीवार हटानी पड़ेगी, यानी नवी अनुसूची में संशोधन करेंगे ना, क्योंकि आपने जो नया अधिनियम बनाया है वो नवी अनुसूची में है तो नहीं, उसे तो शामिल करना है, तो संशोधित करना पड़ेगा ना नवी अनुसूची को। और नवी अनुसूची यह है कहां? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। उसे विधायी प्रक्रिया इससे तो संशोधित नहीं कर सकते, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस वो शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 31B इसमें किसी अधिनियम को शामिल करने के लिए दोनों प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक।
अब जरा देखें, केशवानंद भारती डिसाइड हो गया और केशवानंद भारती में कहा कोई संविधान संशोधन, क्योंकि उसमें डिसाइड संविधान संशोधन ही हो रहा था, ठीक है ना। 25वें संविधान संशोधन की विधि मान्यता इसी को चुनौती मिली थी, 24 में और 25 में दोनों को मिली थी, ठीक है ना, वहां दोनों को चुनौती मिली थी। तो केशवानंद भारती वो ये कह रहा है कि कोई संविधान संशोधन ऐसा नहीं हो सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर को, ठीक है, वायलेट करे। उस समय तक जो फंडामेंटल राइट थे उनमें से कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट घोषित नहीं था। आज की स्थिति यह है, आज की, कि 14, 19, 21, 15 ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है ना। उस समय फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट नहीं थे, ठीक है, और आज फंडामेंटल राइट ही बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, ठीक है। और केशवानंद भारती में उन्होंने यह भी कहा था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप वैसा संविधान संशोधन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और कानून, ठीक है, निष्पक्ष होना चाहिए, तो मेनका गांधी में ही कह चुके हो। और यह सवाल भी केशवानंद भारती में था कि क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती में जो उत्तर आया था वो यही था कि अगर फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो रहा है तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड नहीं किया जा सकता। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भाग, चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे कुछ भी हो, संपूर्ण संविधान संसद की विधायी शक्ति के अधीन है, संसद की संविधायी शक्ति के अधीन है। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती, लेकिन संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट या जो बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म करे। ये केशवानंद भारती में है। तो फंडामेंटल राइट बेसिक, यानी जो संविधान संशोधन किया गया जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो जो फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती, ठीक है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो जिस फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ रहा है संविधान के संशोधन का, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो फिर यह कहा जाएगा कि यह संविधान संशोधन इस फंडामेंटल राइट पर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इस पर प्रभाव डालने के कारण बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का वायलेशन कर रहा है और फिर वो संविधान संशोधन शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कोई संविधान संशोधन ऐसा है जो फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है किंतु वो फंडामेंटल राइट स्वयं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है ना, तो इस तथ्य के बावजूद कि वो फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है, उस संविधान संशोधन को शून्य नहीं भी किया जा सकता है यदि उसे उठाकर नवी अनुसूची में रख दिया जाए, ठीक है ना। अदरवाइज तो हो ही जाएगा शून्य, अदरवाइज तो शून्य हो ही जाएगा, तब तो 13 लागू हो जाएगा ना, तब 13 लागू हो जाएगा। लेकिन अगर नवी अनुसूची में रखा जाए, अगर नवी अनुसूची में रखा जाए कानून को, 31B द्वारा सृजित नवी अनुसूची में कानून को रखा जाए, ठीक है, और वो कानून किसी फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता हो, ठीक है, जिसकी वजह से 13 उसे शून्य कर रहा हो, ठीक है, और वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट न हो और आप अधिनियम को उठाकर कहां रख दें, नवी अनुसूची में, ठीक है, तो अधिनियम पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अधिनियम सुरक्षित नहीं रहेगा अगर वो किसी ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता है
जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो 13 के मुताबिक भी शून्य हो जाएगा, और आप नवी अनुसूची में भी रख दो तो भी शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? ये स्थिति आनी चाहिए केशवानंद भारती के बाद, यही स्थिति आनी चाहिए। और बस बामन राव में यही कहा गया। ठीक है, बामन राव डिसाइड कब हुआ? मिनर्वा मिल के बाद। बामन राव ने बस इतना ही कहा, इतना ही कहा, और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल किस दिन आया? 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है, और चूंकि केशवानंद भारती में यह नहीं कहा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, यानी भूत लक्षी प्रभाव से लागू होगा, यह नहीं कहा, बल्कि उल्टा कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू होगा, यानी भविष्य लक्षी प्रभाव से लागू होगा। ठीक है, इसलिए 24 अप्रैल 1973 से पूर्व जो हो गया सो हो गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 से पूर्व जितने अधिनियम उसमें रख दिए गए वे भले ही ऐसे फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव डालते हों जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, या उनको नवी अनुसूची में रखने के लिए जो संविधान संशोधन लाए गए वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करते हो तो भी। ठीक है, केशवानंद भारती से पूर्व जो कुछ था वहां तक वैलिड है, उसको चुनौती नहीं देंगे। आगे इसके बाद अगर कोई संविधान संशोधन, अब शब्द क्या प्रयोग करना है, अगर कोई संविधान संशोधन लाया गया जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो संविधान संशोधन शून्य हो जाएगा। और बस यही लाइन आईआर कहलो के आने का रास्ता खोल देती है। यही लाइन, यहीं से आईआर कहलो आएगा। बामन राव में इतना तय हो गया। अब आईआर कहलो बामन राव के बाद यह कहा चुकी कि वो संविधान संशोधन शून्य माना जाएगा जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। ठीक है ना? अब सवाल ये उठा, अब कालांतर में क्या हुआ? 14, 15, 19, 21 ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए। अब जब ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए तो आप इन्हें वायलेट करने वाला कानून नवी अनुसूची में रख दो, फिर भी ठीक है वो चुनौती से सुरक्षित नहीं रहा। हां, आज की डेट पर भी अन्य फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला कानून, अन्य फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला कानून अगर आप नवी अनुसूची में रख दो तो शून्य होने से बच जाएगा आज भी। ठीक है ना? लेकिन अगर नवी अनुसूची में आप शामिल ना करो, ठीक है, तो वो कानून फंडामेंटल राइट से असंगत होने के आधार पर अनुच्छेद 13 के मुताबिक शून्य हो जाएगा, लेकिन नवी अनुसूची में जाते ही सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी कानून ने ऐसे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, ठीक है ना, तो उस कानून को आप भले ही नवी अनुसूची में भी रख दो तो भी वो नहीं बचेगा, क्योंकि केशवानंद भारती में यह कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इन्हें अब संविधान बचाने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो यह स्थिति निकल कर आ गई। और अब हुआ क्या कि 14, 19, 21, 15 ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हो गए। ठीक है ना? तो अब सवाल यह उठा नवी अनुसूची के भविष्य को लेकर। ठीक है ना? क्योंकि नवी अनुसूची आप 31 में तो यह कह रहे ना किसी भी फंडामेंटल राइट से असंगत हो, शून्य नहीं। ठीक है, उसे माना जाएगा अगर वो नवी अनुसूची में आ गया। लेकिन अब फंडामेंटल राइट में भी डिवीजन हो गया।
अब कुछ फंडामेंटल राइट हैं जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मान लिया गया, कुछ फंडामेंटल राइट हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आज भी नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आ गया। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल के आलोक में हम उन कानूनों के भविष्य को तय करेंगे जो नवीं अनुसूची में रखे जाएंगे, तो दो प्रकार की स्थितियां उभरेंगी ना। क्या कानून ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है? ठीक है, अगर यह स्थिति है और नवीं अनुसूची में रख दिया गया तो सुरक्षित पूरी तरह, ठीक है ना, तो पूरी तरह सुरक्षित, क्योंकि नवीं अनुसूची 31B की भाषा आज भी वही है, आज भी है और वही है कि किसी भी फंडामेंटल राइट के, ठीक है, आधार पर उस कानून को चुनौती नहीं मिल सकती जो नवीं अनुसूची में है। ठीक है, और अगर वो कानून ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता होगा जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो आप उसे नवीं अनुसूची में भी रख दो तो भी केशवानंद भारती में आए प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो सुरक्षित नहीं है। और 14, 19, 15 और 21 क्या हुआ है? बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट घोषित हो गए। तो वे कानून जो 14, 19, 21 या 15 पर एडवर्स इफेक्ट डाल रहे हैं, अगर उन्हें नवीं अनुसूची में रख दिया जाए, ठीक है, तो उन कानूनों का भविष्य क्या होगा, यह एक सवाल उठ रहा है। तो केशवानंद भारती के बाद उत्तर देना बड़ा आसान है, वो ये कि चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रभाव डाल रहे हैं, इसलिए इन्हें जिस संविधान संशोधन के माध्यम से नवीं अनुसूची में शामिल किया गया, वो संविधान संशोधन शून्य है, वो संविधान संशोधन शून्य है, मान लिया, ठीक, संविधान संशोधन शून्य है। इस कानून की स्थिति क्या है ये तो बताइए कि संविधान संशोधन शून्य हो गया जिससे हमने इसे नवीं अनुसूची में भेजा, लेकिन क्या यह कानून भी शून्य हो गया है? आप ये भी तो बताइए, इस स्वयं इस कानून का फेट क्या है? ठीक है ना, ये जो अधिनियम है ये अनुच्छेद 14, 19, 21 या 15 यानी ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसको सुरक्षा देने के लिए इसको नवीं अनुसूची में शामिल कर दिया। नवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान का संशोधन किया गया। केशवानंद भारती के मुताबिक यह संविधान संशोधन इस अधिनियम जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है उसको वहां जोड़ने के लिए, कहां? नवीं अनुसूची में जोड़ने के लिए किया गया है। इसलिए इस संविधान संशोधन का उद्देश्य अपवित्र है, इसलिए संविधान संशोधन शून्य मान लिया। लेकिन स्वयं इस कानून का भविष्य क्या है? ठीक है, ये जीवित बचा है, ये शून्य हो गया है, ये बात अभी तय नहीं है। ठीक है, ये बात अभी तय नहीं है, न बामन राव में इसमें कुछ कहा न कहीं कुछ कहा। इसी बात पर आईआर कहलो गया कि क्या वो कानून भी शून्य हो जाता है, क्या वो कानून भी शून्य हो जाता है, और क्या ये संविधान संशोधन भी शून्य हो जाता है? दोनों शून्य होते हैं या केवल संविधान संशोधन शून्य होता है? इसी बात पर आईआर कहलो। ये एकेडमिक डिस्कशन की बातें हैं, और जिस समय आईआर कहलो गया है उस समय एल चंद्र कुमार भी डिसाइड हो गया है। एल चंद्र कुमार में भी मिनर्वा मिल को फॉलो किया है और कहा कि जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उस समय तक ये भी डिसाइड हो गया है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक बड़ी महत्व की चीज के रूप में उभर कर सामने आया है। ठीक है, तो आईआर कहलो में ये चीजें डिसाइड हुई और मोटे मोटे तौर पर ये कह दिया। ठीक है, अब तो 31B भी है और 31C भी है कि भले ही
कुछ भी लिखा हो 31वीं में, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो 31वीं में, क्योंकि लेजिस्लेचर तो ये भी कर रही है कि उन्होंने भाई ये कह दिया 31वीं में कि सभी फंडामेंटल राइट, वो सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उनको प्रमोट करने के लिए जो कानून बनेंगे वो फंडामेंटल राइट, मतलब है जो 14-19 के फंडामेंटल राइट हैं उनके आधार पर चुनौती देने से सुरक्षित होंगे। ये बात गलत है, ये बात गलत है। लेकिन ये तो माना ही कि अगर 39B और 39C इसमें वर्णित पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए कानून बनेगा तो 14-19 के आधार पर भी उसे चुनौती नहीं मिलेगी, ये तो माना ही गया। अब यही तो समस्या थी IR के लोग, जो कानून बना उसके बारे में ये कह रहे हैं कि 39B और C को प्रमोट करने के लिए बना हुआ कानून है, उसे 14-19 के आधार पर चुनौती नहीं मिल सकती। ये 31C कह रहा है, ये 31C कह रहा है, ठीक है, ये 31C कह रहा है, उसे 14-19 के आधार पर चुनौती मिलेगी ही नहीं। और ये आप वैलिड भी मान चुके, ठीक है ना, केशवन भारती में ये तो आपने वैलिड माना, ठीक है। कालांतर में 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, ठीक है, कालांतर में 14 तो उठाकर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। BBA CBA सब कुछ है, सब कुछ है, BBA CBA। और आपने फिर एक कानून बना दिया, आप कहते ये हैं कि 39B और C की पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए है, वो 14 या 19 का वायलेशन कर रहा है, ठीक है, आपने उठाया उसे 9 शेड्यूल में रख दिया, ठीक है। अब 31B और 31C का प्रभाव यह हो गया कि वो चुनौती से सुरक्षित हो गया। दूसरी ओर बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल है, 14 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया। तो इन स्थितियों में करें क्या, आखिर क्या स्थिति है? तब IR कहलों में डिसाइड हुआ है कि अगर सीधी सीधी बात है, IR कहलों में सब बातें खत्म करके एक बड़ी सीधी सीधी बात आ गई। बड़ी सीधी सीधी बात यह है कि जो संविधान संशोधन आपने किया है, ठीक है, यह जो अधिनियम और विनियम आपने बनाया है, अगर आप नवी अनुसूची को जोड़ना चाहोगे तो दोनों काम आपको करने पड़ेंगे, अधिनियम विनियम भी बनाना पड़ेगा और संविधान संशोधन भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जोड़ो कैसे? ये चीजें बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती, ठीक है ना, ये कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, दोनों बातें हो सकती। तो अगर कोई अधिनियम या विनियम आपने बनाया और वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है या किसी ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ठीक है ना, जो बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो फिर आप उसे नमी नहीं कहीं रख दो, ठीक है। चूंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा इसलिए वो सब शून्य है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने कोई कानून बनाया और उसे नवी अनुसूची में जोड़ा और वो कानून ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल राइट समझे गए हैं उनके अलावा किसी अन्य फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा है, ठीक है ना, उस क्योंकि सारे फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट थोड़ी हो गए, 14, 19, 21, 15 यही तो हुए। शेष फंडामेंटल राइट पर अगर वो प्रभाव डाल रहा है और आपने उसे नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया तो 13 उसे शून्य कर देगा। लेकिन अगर आप उसे नवी अनुसूची में रख देंगे तो फिर चूंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर ही नहीं रहा, ना ऐसे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डाल रहा जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो वो पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। यानी आज भी फंडामेंटल राइट से असंगत विधियां, ठीक है, बनाई जा सकती हैं अगर उन्हें नवी अनुसूची में रख दिया जाए, आज भी बनाई जा सकती, बस केवल वे विधियां, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट से असंगत नहीं बनाई जा सकती, जो स्वयं उन फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव डाल रही हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आज पोजीशन ये है। और साथ ही साथ
आईआर कहलो में एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कह दी है। वामन राव में यह कहा था कि 24 अप्रैल 1973 तक जो हो गया सो हो गया। वहां तक जितना जोड़ दिया वो भले ही बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो, फिर भी उसे चुनौती नहीं मिलेगी। उसके बाद 24 के बाद, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कुछ ऐसा जोड़ा गया नवी अनुसूची में जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट किया तो उसे चुनौती मिलेगी और उसे शून्य भी घोषित किया जाएगा। ठीक है, वामन राव में यह बात कही थी। ठीक है, लेकिन आईआर कहलो यह कह रहा है कि नहीं, नवी अनुसूची जब से बनी तब से लेकर आज तक जो जो कुछ आपने शामिल किया है वो सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर टेस्ट किया जा सकता है, उसे चुनौती दी जा सकती है। क्योंकि न्यायालयीन घोषणाओं के संबंध में एक बात मान्य है, और न्यायालयीन घोषणा क्या, घोषणाएं, सारी घोषणाओं के संबंध में एक बात मान्य होती है कि जिस तथ्य की आप घोषणा करते हैं वो तथ्य पहले से अस्तित्व में होता है, तभी तो उसकी घोषणा करते हैं। मृत्यु पहले अस्तित्व में आई, फिर मृत्यु की घोषणा हुई। जन्म पहले अस्तित्व में आया, तब जन्म की घोषणा हुई। ठीक है ना? तो असंवैधानिक जो कुछ है वो घोषित बाद में होगा तो शुरुआत से ही। ठीक है ना? तो वामन राव में, ठीक है, 24 अप्रैल 1973 से पूर्व जो कुछ नवी अनुसूची में रखा गया था उसकी संवैधानिकता का परीक्षण नहीं किया गया था और यह कह दिया गया था कि वहां तक बात नहीं होगी। ठीक है ना? उसके बाद बात होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करने के कारण क्या इसको नवी अनुसूची में शामिल किए जाने के बावजूद शून्य माना जाए, और वामन राव ने उत्तर दिया था कि हां माना जाएगा। मिनर्वा मिल में उसे पुष्ट किया। ठीक है ना? और लगातार यही स्थिति बनी हुई है आज तक। लेकिन आईआर कहलो में एक इनोवेशन हुआ और आईआर कहलो में यह कहा कि नहीं, कुछ नहीं, नवी अनुसूची में चाहे कभी भी आपने कुछ भी रखा हो, ठीक है ना, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है या किसी ऐसे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, यानी नक्शल में कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहा है, तो उसे चुनौती भी मिलेगी और वो शून्य भी माना जाएगा। ठीक है, तो ये आईआर कहलो है। तो आप देखें कि ये स्थिति 39B की है और ये आज भी बनी हुई है। 31C काफी हद तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, कल 300A और 31C ईश्वर चाहेगा तो हम लोग बात करेंगे, और सोमवार को अनुच्छेद 32 ईश्वर चाहेगा तो शुरू होगा। देखिए।